तो स्वेलो स्टार के नेक्स्ट इन नॉवल में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने देखा कि लूफेंग वर्ल्ड ट्री के पास आ चुका होता है और वहां पर वो अपने थर्ड बॉडी के लिए परफेक्ट बीइंग की भी तलाश कर रहा होता है, लेकिन बिना खतरों के मजा ही कहाँ। लूफेंग आराम से केव में बैठा हुआ था और वहीं पर दूसरे रेसेस के सुप्रीम बीइंग को लूफेंग के बारे में पता चल चुका होता है, जो कि उनके स्कैनर के बदौलत ही हुई होती है। वो निकल जाते हैं लूफेंग को हंट डाउन करने के लिए। और फिर हमें सीन चेंज कर लूफेंग को दिखाया जाता है जहां पर वो आराम से बैठा होता है केव में। लेकिन तभी उसी जगह पर नाइट्स भी अपने 6 अनडैंग्स बीम के साथ वहां पर आ जाते हैं और लूफेंग के पास ही आ गए होते हैं। और तभी हमें सीन चेंज कर लूफेंग को भी दिखाया जाता है जहां पर वो केव में बैठा हुआ था, लेकिन उसके पास मिनी स्कैनर होता है जिसके कारण उसे पहले ही पता चल जाता है कि उस जगह पे कोई ग्रेट बीइंग आ चुका है और वो अपने स्कैनर में चेक करता है कि वहां पर कौन आया है। और हमें दिखाया जाता है कि उसे पता चल जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और वो देख लेता है कि वहां पर कोई और नहीं ब्लैक मिरर एम्पर होता है। और लूफेंग को उसके बारे में बहुत ही अच्छे से पता था क्योंकि वो हंट और ट्रेस करने में माहिर था और लूफेंग वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है और इसकी भनक उस एम्पर को भी लग जाती है जिसे वो लूफेंग को और भी स्पीड से पीछा करने लगता है। और हमें ये भी पता चलता है कि डार्क मिरर एम्पर की पावर इतनी थी कि वो आराम से एक नॉर्मल नाइट का मुकाबला कर सकता था अपनी अनडाइंग पावर से ही रह के। और हमें दिखाया जाता है उन दोनों को जहाँ पे डार्क मिरर एम्पर लूफेंग को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे लूफेंग डिसएडवांटेज में होता है, लेकिन फिर भी वो लूफेंग को नहीं पकड़ पाता जिसके कारण वो अपने पास से एक सीलिंग ट्रेजर को भी निकालता है ताकि वो उसमें लूफेंग को सील कर सके। लेकिन दिखाया जाता है कि वो इसमें भी कामयाब नहीं हो पाता। फिर वो अपने सोल अटैक को यूज करता है, लेकिन लूफेंग का स्टार टावर उसके सोल को भी बचा लेता है और ये देखकर तो वो भी हैरान हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है लूफेंग को जिसे पता चल जाता है कि यहाँ पे उसे कैसे भी करके निकलना होगा, नहीं तो हो सकता है कि वो यहाँ पे मारा जाए। इसलिए वो फैसला करता है कि वो डायरेक्टली यहाँ से 9 रिमोटनेस के एरिया के और भी अंदर में जाएगा जहाँ पर और भी ज्यादा खतरा है। हो सकता है कि वहां पर उसे बचने का चांस मिल जाए, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जब वो उस एरिया की तरफ जाता है तो वहां पर स्पेस की पावर में डिस्टर्बेंस होने लगती है जिसके कारण वो वहां से बहुत ही स्पीड में ट्रेवल करके अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि पीछे जितने भी अनडाइंग्स होते हैं उन्हें विश्वास नहीं हो पाता है कि ब्लेड रूवर एम्पर को डार्क मिरर एम्पर के हाथों नहीं आ रहे हैं और वो उसके हाथों से बच के भाग गया है और किसी को विश्वास नहीं होता। अब ऐसा है इसलिए क्योंकि डार्क मिरर एम्पर तो नाइट को भी हरा सकता था और वो अपने किसी को खरीदने और उसको ट्रेस करने में ही माहिर था। अब दिखाया जाता है कि लूफेंग तो निकल चुका है, लेकिन वो डार्क मिरर एम्पर अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा होता है, वो उसके पीछे चला जाता है। और हमें पता ये भी चल जाता है उन सारे लोगों को जो कि अनडाइंग्स होते हैं कि लूफेंग के पास एक नहीं बल्कि 2 ट्रू ट्रेजर्स मौजूद हैं। पहला तो साउ विंगसेम जो कि उसकी स्पीड को बढ़ाता है, उसको डिफेंसिव फॉर्म में रखता है। दूसरा उसकी सोल को प्रोटेक्ट कर रहा है जो कि एक ट्रू ट्रेजर से भी बढ़कर है। और ये सब उनको इसी बात से पता चला क्योंकि जब डार्क मिरर एम्पर ने अपने सोल अटैक को लूफेंग पे यूज किया तो उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसी कारण वो लोग समझ जाते हैं। अब पीछा करने का सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता, वो लूफेंग की तलाश जारी रखता है और लूफेंग भी वहां पर रास्ता चेंज करके निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डार्क मिरर एम्पर उसके क्लोज आ जाता है और उसको पीछे किया जा रहा होता है, उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। और लूफेंग यहाँ पर अपने मूसाक बॉडी को भी लाने की सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या मुझे अपने मूसा क्लासमैन की बॉडी से स्वैप कर लेना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो उसकी इस बॉडी का रहस्य सबके सामने आ जाता। फिर हमें दिखाया जाता है डार्क मिरर एम्पर को जो कि अपनी अनडाइंग बॉडी को भी बर्न करने लगता है ताकि वो लूफेंग को पकड़ सके और ऐसी ही चेजिंग होने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ये भूल गए थे कि अभी वो लोग मौजूद किस जगह है। वो लोग यहाँ पे 9 रिमोटनेस एरिया के अंदर आ चुके हैं जो कि यहाँ के एंचेस्टर स्कूल के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जगह में से एक आती है और ये खतरों से भरा हुआ था। हमें दिखाया
दिखाया जाता है कि चेजिंग जारी थी और तभी वहां पर एक ग्रेट बेंग आ जाता है जो कि एक नाइट होता है और उसके साथ भी कई सारे वॉरियर्स होते हैं और उसकी वजह से बार्कमेयर एम्पर को वहां से भागना पड़ जाता है। लेकिन लू फेंग और डीप में जाता रहता है क्योंकि अगर वो बाहर गया तो बार्कमेयर एम्पर उसे मार देगा और अंदर रहा तो हो सकता है कि वहां पर उसके जिंदा रहने के चांस भी हो सकते हैं। और फिर जैसे ही लू फेंग वहां पे आगे बढ़ने लगता है वहां पे लू फेंग को इस स्पेस के और अंदर जाने लगता है और तभी उस स्पेस के अंदर लू फेंग को इमेंस प्रेशर का सामना करना पड़ता है और जब वो सामने देखता है तो सामने उसे एक सील स्टार नजर आती है। अब सील स्टार जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि ये एक अंदर का वर्ल्ड होता है। मान लो कि ये एक इंटीरियर वर्ल्ड है और सील स्टार के अंदर ही एक अलग ही दुनिया बसी हुई है और वहां पर बहुत ही पावरफुल लोग मौजूद हो सकते हैं। लू फेंग के सामने सील स्टार मौजूद थी, मतलब ये हुआ कि वहां पर कुछ न कुछ ट्रेजर हो सकता है क्योंकि जितना ज्यादा खतरा होगा वहां पे उतना ही ज्यादा ट्रेजर्स भी रहते हैं। यहाँ पे जाने के लिए एक ही रास्ता था कि लू फेंग को वॉर्म हॉल से गुजरना होगा और जैसे कि लू फेंग पिछली दफा वॉर्म हॉल के थ्रू ट्रेवल करके 5 कलर अरोरा लेक में गया था, वहां पर लू फेंग को स्पेस हर्ट में मिला था जो कि उसके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ और यहाँ भी उसे कुछ मिल सकता था। वो ये फैसला करता है कि वो सील स्टार के अंदर जाएगा और वो वहां पर अंदर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जब वो वहां पर पहुंचता है तो कुछ वॉरियर्स के ग्रुप को वो देखता है जो कि बातें कर रहे होते हैं और वहां पर उनकी बातों से ये पता चल जाता है कि उनके एरिया में कोई घुस लुका है और वो किसी और की नहीं बल्कि लू फेंग के ही बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि लू फेंग ही उनके एरिया में आया हुआ था। और वहां पे लू फेंग सारी चीजों को देखकर समझ गया होता है कि जिस जगह पर वो आया है ना वो बहुत ही खतरनाक जगह है क्योंकि वहां पर एक ही साथ में 400 अनडाइंग बींग गार्ड कर रहे थे और ह्यूमन टेरिटरी भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो एक ही जगह पे 400 अनडाइंग बींग्स को रख सके। अब ये देखकर वो सारी चीजों को समझ गया था और लू फेंग को भी वहां एहसास हो जाता है कि उसने शायद गलती कर दी है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वहां पे गार्ड्स को भी ये एहसास हो जाता है कि लू फेंग वहां पर आ चुका है और वो लोग लू फेंग का पीछा करने लगता है, उसको पकड़ने लगते हैं। लेकिन लेकिन हमें तो पता ही है लू फेंग कितना तेज है, जब नाइट उसे नहीं पकड़ सकता तो आखिर ये अनडाइंग क्या ही कर पाएंगे। लू फेंग वहां पे अपने मोसा क्लैंसमैन की बॉडी को स्वैप करता है और वहां से निकल जाता है और उसकी स्पीड भी बहुत बहुत ज्यादा होती है जिसके कारण वो आराम से उनके चंगुल से निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अनडाइंग पीछे ही रह जाते हैं और हमें उन सारे गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि ये न्यूज अपने सीनियर को सुनाने जाते हैं और इसके बारे में रिपोर्ट करते हैं। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि फ्लाई करते करते 6 बिलियन माइल्स दूर निकल चुका होता है और ये उन गार्ड से भी बहुत ज्यादा दूर होता है। लेकिन यहाँ पे लू फेंग के लिए ताजुब वाली बात ये थी कि उन 6 बिलियन माइल्स के अंदर भी उसने किसी भी लिविंग बींग्स को नहीं देखा होता है और यही सबसे हैरानी वाली बात थी। और उसे पता चल जाता है कि वो यहाँ पर टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकता, अपनी गॉड कंट्री से यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता है, बल्कि उसे यहाँ पे फ्लाई करना होगा और यहाँ पे टेलीपोर्ट करना रिस्ट्रिक्ट है। और जब वो मैप में अपनी लोकेशन को देखता है तो उसे ये भी पता चल जाता है कि वो अभी 9 रिमोटनेस एरिया के सेंटर में आ चुका है और वहाँ के किंग को भी वहाँ के इंट्रूडर के बारे में पता चल जाता है कि उनके एरिया में कोई ट्रांसपास हो चुका है और 9 रिमोटनेस का प्रिंस वहाँ पे फरमान निकालता है लू फेंग को खोलने के लिए, मतलब ये कि लू फेंग के लगने वाले हैं। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्राइमर के उस सिटी लीडर से बात कर रहा होता है और अपनी सारी कहानी बताता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुंचा और ब्लैक मेयर एम्पर ने उसके साथ क्या किया। तो यहाँ पे बहुत ही बकवास बातें भरी हुई है जो कि वही सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा था, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो प्राइमर के उस सिटी लीडर उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, 9 रिमोट ने स्पेस के मास्टर को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ और तुम अभी उसके घर में हो। तो ये सुनकर लू फेंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो प्राइमर के उस सिटी लीडर उससे कहते हैं कि वो एक यूनिवर्स मास्टर है जो कि मेरे ही जितना पावरफुल है और उसे उसके घर में उसके 9 रिमोट ने स्पेस में जाकर उसको कोई भी नहीं हरा सकता है और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, यहाँ तक कि एंसेस्टर स्कूल वाले भी उसके सामने झुकते हैं। जैसा कि प्राइमर के सिटी लीडर अपने प्राइमर के सिटी में इनविंसिबल है, वैसे ही वो भी अपने अपने जगह पे इनविंसिबल
प्रिंसिपल होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन यहाँ पर वो और भी चीज़ें उनके बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि हम कभी भी किसी के घर में जाके उनको नहीं हरा सकते हैं। और ये सुनकर लू फेंग भी सोचने लगता है कि जब मैं क्या फ्यूचर में यूनिवर्स मास्टर बनूंगा तो क्या मैं अपने किसी इलाके में इनविंसिबल रहूंगा। और अब फिर यहाँ पे ऐसे ही लू फेंग बहुत सारी बातें पूछता है और अब फिर दिखाया जाता है मैं प्राइमर के उस सिटी लीडर को, जहाँ पर वो लू फेंग को सारी चीजें बताने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, नाइन रिमोटनेस के मास्टर के ऊपर मेरा एक बहुत ही बड़ा फेवर है। और आप लोग ये जान लो कि वो एक यूनिवर्स मास्टर हैं और किसी यूनिवर्स मास्टर पे एक फेवर होना कोई मामूली सी बात नहीं होती है। अगर प्राइमर केओस सिटी लीडर अपने उस फेवर के बदले वहां पर किसी ट्रू ट्रेयर की भी डिमांड कर दे तो वो यूनिवर्स मास्टर इसके लिए मना नहीं करेंगे, वो इसके लिए भी रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर एक फेवर बहुत ही बड़ा बात होता है। और फिर यहाँ पे वो ये चांस लू फेंग को दे रहे होते हैं ताकि अगर वो खतरों में आ जाए और वो वहाँ के मास्टर के द्वारा पकड़ा जाए तो वो ये कह के ये बच सके कि मैं प्राइमर के सिटी लीडर का डिस्पल हूँ, इसलिए आप मुझे छोड़ दो। और ये वो जरूर करेंगे। अब इसके बाद लू फेंग वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी में कनेक्ट करता है, जहाँ पर जब वो वहां पे जाता है तो सबको पता चल चुका होता है कि लू फेंग को मारने के लिए बार्क मिरर एम्पर गया हुआ था। ये न्यूज किसने फैलाई किसी को भी नहीं पता था। और वहां पर लू फेंग अपने दोस्तों से बातें होती है कि वहां पर वो अपनी सारी कहानी सुनाता है कि क्या क्या उसके साथ हुआ, क्योंकि न्यूज चारों तरफ फैल गई होती है। तो इसको मैं स्किप करता हूँ। अब चलो गुड न्यूज सुनाने की बारी है, जो कि बहुत बड़ी बात आने वाली है। और फिर हमें सीन चेंज कर एनचेस्टर स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एकदम से जबरदस्त एनर्जी निकलने लगती है और सबको यहाँ पता चल जाता है कि किसी ने यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है। और सब लोग गेस करने लगते हैं कि ये जरूर किसी नाइट ने ब्रेक थ्रू किया होता है। तो ये कौन है? ये कोई और नहीं बल्कि अपने टीचर ही ट्रूलियन एम्पर हैं, जो कि अपने यूनिवर्स नाइट में ब्रेक थ्रू किए होते हैं और उन्होंने स्पेस लॉ को फुली कंप्लीट कर लिया होता है, क्योंकि जब तक हम किसी लॉ को फुली कंप्लीट न करें तब तक हम ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते हैं। दिखाया जाता है कि ब्रेक थ्रू के बाद भी एक मेजर प्रोसेस बाकी होता है, जिसमें जो इंसान जितना ज्यादा पावर गैदर कर सकता है उतनी ही पॉसिबिलिटी उसके पावरफुल होने की बढ़ जाती है। और जबकि उन्होंने स्पेस लॉ को फुली कंप्लीट कर लिया था तो इसमें अच्छे से माहिर भी हो चुके थे। अब दिखाया जाता है ट्रूयन ने उस प्रोसेस को शुरू कर दिया होता है और थोड़ी देर बाद ही उन्होंने वहां के टोटल 92% को गैदर कर लिया होता है, जो कि उनकी अनडाइंग गॉडली बॉडी कह सकते हो। अब नॉर्मली यहाँ पे जब कोई 100% कर लेता है तो परफेक्ट माना जाता है, लेकिन ये परसेंटेज गैदर भी सबके बॉडी साइज पर डिपेंड करती है। अगर किसी की बॉडी साइज बहुत बड़ी होगी तो हो सकता है कि उसकी परसेंटेज गैदरिंग वो बहुत ही कम होगी। और ट्रूयान की बॉडी थोड़ी सी बड़ी है, इसी कारण वो सिर्फ 92% ही गैदर कर सकते थे और ये अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे सब लोग ट्रूयान को कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगते हैं और वहाँ पर कई सारे उसके ढेर सारे दोस्त भी बन चुके थे। लेकिन यहाँ पे उतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद भी वो लूफेन का इंतजार कर रहे होते हैं कि आगे उनका प्यारा डिस्पल कहाँ रह गया। वो ब्रेक थ्रू कर चुके हैं लेकिन फिर भी लूफेंग अभी तक उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करने आया है। अब इसी के साथ वो लोग पार्टी भी करते हैं। पार्टी खत्म हो जाती है और ट्रूमैन अपने दोस्त से ब्लेड रिवर एम्पर के बारे में पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ है और उसके बारे में पूछने लगते हैं कि क्या हो रहा है। तो वो सारी कहानी बताने लगता है शुरू से लेके अंत तक। अब ये कहानी बहुत ही पहले की है, जब लूफेंग का सामना यहाँ एंचेस्टर स्कूल के नाइट से हुई होती है, उससे भी पहले की, क्योंकि उससे पहले ही वो चले गए थे अपने एकांत कल्टीवेशन में जहाँ पे वो ब्रेक थ्रू कर सके। अब उन्हें सारी कहानी पता चल जाती है। सारी कहानी मतलब वो डार्क रिवर एम्पर से भी फाइट वाली। और ये जानकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि क्या डार्क रिवर एम्पर ने लूफेंग को मारने की कोशिश की है। और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मैं अपने डिस्पल का बदला लेकर रहूंगा। और वो बहुत ही गुस्से में थे। अब यहाँ पर तो सब चीज काम कर रहा होता है, लेकिन हमें लू फैंग को दिखाया जाता है जो कि नॉन रिमोटनेस एरिया में फंसा हुआ था और सब लोग वहां पर लू फैंग की तलाश कर रहे होते हैं। अब लू फैंग के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि उसके पास एक स्मॉल डिटेक्टर था, जिसके कारण वहां पर उसे कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि सभी लोग लार्ज डिटेक्टर को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन वहां पे प्रिंस के ऑर्डर के कारण और भी ज्यादा सिक्योरिटी लग जाती है। लू फैंग को
छिपने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है और सब लोग यहाँ लू फेंग को बड़ी जोरों शोरों से खोज रहे होते हैं। और लू फेंग यहाँ पे अपने स्पीड का भी बहुत ज्यादा यूज कर रहा होता और कोई भी उसे पकड़ लेता, उसे डिटेक्ट कर लेता तो लू फेंग अपनी स्पीड से बहुत ही जल्दी से वहां निकल जाता। अब टाइम बीतने लगता है और लू फेंग वहां पे छिपा होता है और दिखाया जाता है 12 दिन को, जहाँ पर कोई नहीं होता। बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि पहले के 11वें दिन तक बहुत ही टाइट सिक्योरिटी हो चुकी थी, जो कि पूरी तरीके से लू फेंग को ही खोज रही होती है। और लू फेंग इतने दिनों से भागता है फिर रहा होता है, लेकिन 12वें दिन ऐसा क्या हो गया। और वो सोचने लगता है कि आखिर मसला क्या है, सारे लोग कहाँ है। अब इसी कारण वो प्लान बनाता है और वो अपने सोल स्लेव्स के साथ ट्रैवल करने लगता है, ताकि अगर उसके सामने कोई गार्ड्स भी आ जाए और उसे पकड़ने की कोशिश की जाए तो यहाँ पे वो अपने सोल स्लेव का यहाँ पे बलिदान दे सकता है। अब इसी के साथ हमें बाद में दिखाया जाता है लू फेंग वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी को विजिट करता है और उसे ये न्यूज मिलती है कि ट्रुयान ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। और हमें ये भी पता चलता है कि जब उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है तो वहां पे वो नाइट बन चुके थे, तो वो चले गए थे बार्टमेयर एम्पर से बदला लेने, उन्हें मारने के लिए। लेकिन वो पूरी तरीके से उसे मार नहीं पाएंगे, लेकिन वो पूरी तरह से उसे डैमेज कर चुके थे, अधमरा कर दिए थे। और ट्रुयान एक साथ नाइट से भी फाइट करके आ चुके थे और सेफली वापस आ चुके थे। अब लू फेंग को भी अपने टीचर के ब्रेक थ्रू के बारे में पता चल गया था और इसके कारण वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो वर्चुअल वर्स में अपने टीचर से मिलने के लिए जाता है और उन्हें ढेर सारी बातें होती हैं। और फिर हमें बार्टमेयर एम्पर को भी दिखाया जाता है, जो कि अभी मरा नहीं होता है। वो बहुत ही अपने अनडाइन बॉडी को खो चुका होता है, क्योंकि वो था तो सिर्फ एक एम्पर अनडाइन और वो एक नाइट से नहीं जीत सकता था। और वो इसी कारण पूरी तरीके से डैमेज था। हमें दिखाया जाता है कि वो भी बहुत ही गुस्सा होता है। वो गुस्से में कहता है कि ट्रुयान, मैं तुमसे एक बार जरूर बदला लूंगा, बस इंतजार करो, जब मैं यूनिवर्स नाइट बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इन सारी चीजों को सोच कर कहता है कि मेरा भी एक मकसद बन चुका है कि जब मैं एक अनडाइन एम्पर बनूंगा तो यहाँ पे मैं किस किस नाइट का शिकार करूंगा, जिसमें से जियो चोंग एम्पर और बार टेबर एम्पर जैसे बंदे शामिल थे, जिन्होंने लू फेंग को बहुत ही सताया होता है। और अब फिर हमें ये भी पता चलता है कि लू फेंग ने अपने मेन बॉडी को एक लेक के अंदर छिपाया होता है और वो ट्रैवल करता है तो मूसा क्लैंसमैन की बॉडी से ही, और अपने पास कुछ स्लेव्स के साथ मिलकर वो वर्ल्ड ट्री के पत्ते को भी तोड़कर ले आता है। जिसके बाद लू फेंग उसे ब्रीड करने वाला होता है और वो सोचने लगता है कि क्या वो इस वर्ल्ड ट्री के लीफ को सक्सेसफुली ब्रीड कर पाया या फिर नहीं। और वो अपनी नेचुरल टेक्निक क्लोनिंग का यूज करता है क्लोन करने के लिए, जिससे कि वो थर्ड बॉडी को ब्रीड कर सकता था। और वो सोचने लगता है कि वह इसमें सफल हुआ या फिर नहीं, और टेक्निक को यूज करने लगता है, जिसमें कि उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन दिखाया जाता है कि लू फेंग ने उस वर्ल्ड ट्री को ब्रीड करने में फेल कर दिया जाता है, क्योंकि लू फेंग का इंटरनल वर्ल्ड उस वर्ल्ड ट्री के पावर को सह नहीं पाता और वो सोचने लगता है कि आखिर वो अपने लिए थर्ड बॉडी कहाँ से लाए और वो किस लिविंग बींग्स को इसके लिए चूज करे, क्योंकि वर्ल्ड ट्री तो उसके काम का आया ही नहीं। और फिर लू फेंग ज्यादा नहीं सोचता और हमें प्रिंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो भी हैरान होता है कि आगे उसके टेरिटरी में उसके लोग आखिर एक अनडाइन को क्यों नहीं खोज पा रहे हैं। अब प्रिंस को भी लगता है कि लू फेंग एक अनडाइन बीइंग है, वो एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा है, अगर उन्हें पता चल गया तो पता नहीं वो लोग शर्म से तो मारे जाएंगे। और अब फिर यहाँ पे वो सबको ऑर्डर देता है, वो कहता है कि कोई भी नाइट अगर उस बंदे को खोज लिया तो उस बंदे को कोई भी नाइट नहीं मारेगा, मैं अपने हाथों से ये सब करना चाहता हूँ। और वो उन सबको खोजने के लिए बैठा रहता है और सबको ऑर्डर देता है। और दिखाया जाता है कि उन्होंने एक चक्रव्यूह जैसा बना लिया होता है और लू फेंग अभी उसी के अंदर फंसा हुआ था। और ये समझ लो कि वहां का टोटल का एरिया 200 मिलियन माइल्स में था और 100 मिलियंस में वॉरियर्स मौजूद थे। वहां पर एक अनडाइन के अंदर 1000 सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे मौजूद थे और वहां पे इनर और आउटर लेयर्स भी मौजूद थे। इनर लेयर्स में सेक्टर लॉर्ड्स के बंदे और अनडाइंस बीइंग मौजूद थे, आउटर लेयर में नाइट के बंदे मौजूद थे, ताकि लू फेंग चाहकर भी उस आउटर लेयर से बाहर न जा सकें। और लू फेंग को वो लोग ट्रैप करने वाले थे उसी सर्कल में, और ये लू फेंग के लिए बहुत ही खतरा होने वाला है। और अब फिर वो सभी लोग निकल पड़ते हैं लू फेंग की तलाश में और वो सब लू फेंग को खोजने लगते हैं। अब यहाँ पर
लू फेंग भी बड़ा चालाक था। वो अपने वीक सोल स्लेव जो कि अनडाइंग बेंग थे उन सबको यूज कर रहा था ताकि वो अपने लिए रास्ता बना सके और सबको भटका रहा था। और वो लोग उन्हीं को उलझाने में लगे हुए थे ताकि लू फेंग उस रीजन से निकल सके। लेकिन दिखाया जाता है कि इन सब के चक्कर में लू फेंग के टोटल 39 स्लेव जो कि अनडाइंग बेंग थे वो सारे मारे जा चुके थे। और इस प्रिंस को भी लू फेंग में इंटरेस्ट आने लगता है कि आखिर एक नॉर्मल से बंदे के पास इतने सोल स्लेव कैसे हो सकते हैं। और वो सर्चिंग ऑपरेशन को और भी फास्ट कर देते हैं। और अब फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जो कितना भी कोशिश क्यों न कर ले वो वहां पे अटका ही होता है। वो वहां से निकल भी नहीं पा रहा होता है। और लू फेंग उनके जाल में फंसने लगता है और उसे इसी बात का तो डर था जो उसके साथ हो रहा था। सबका सर्कल छोटा होने लगता है। सब लोग सर्च करते करते उसको चक्रों में घुमाते हुए उसके पास आने लगते हैं और धीरे धीरे लू फेंग के करीब होते जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ तक भी प्रिंस हैरान हो चुका था कि आखिर लू फेंग छुपा कैसे रह सकता है। वो उसके ही एरिया में आया हुआ था। इतने सारे लोग मिलकर भी उस छोटे से अनडाइंग बीइंग को नहीं खोज पा रहे थे। अब लू फेंग भी उस जगह पर ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ रहा था। अपने छिपने के लिए परफेक्ट जगह खोज रहा था। और ट्रैवल करते करते वो एक सिटी में आ जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए और हमारे लिए भी और लू फेंग के लिए भी। अब हमें दिखाया जाता है उसी शहर में जहाँ पे कहीं भी दीवार नहीं थी, कहीं भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। वहां पे सिर्फ थे तो बच्चे ही बच्चे। लेकिन उनके पावर भी जो बच्चे होते 1-2 साल के जनरली ही उनकी पावर स्टार ट्रेवल लेवल की थी। और वो सिर्फ बच्चे थे, बेबीज ही। और जब वो एडल्ट हो जाएंगे अगर कुछ भी ना करें तो वो एक सेक्टर लॉर्ड में इवॉल्व हो जाएंगे अपने आप ही। जहाँ पे लू फेंग को सेक्टर लॉर्ड आने में तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन उनकी पावर इतनी ही नहीं थी। वो जैसे जैसे बढ़ेंगे और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और अब फिर लू फेंग वहां पे रहकर सारी चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है जहाँ पे वो 3 बच्चों को देखता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। और लू फेंग को ये भी पता चल जाता है कि उन बेबीज की इंटेलिजेंस भी किसी नॉर्मल बच्चे ह्यूमन टीनेजर्स जितना है, उनसे भी हाई है। और उनकी बातों से लू फेंग पता चलता है कि वो लोग असल में एंचेस्टर सी में बोर्न हुए होते हैं। वो नेचुरल से नहीं बल्कि किसी एंचेस्टर सी वाटर लाइफ में बोर्न होते हैं। और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। और लू फेंग को उन सब की बातों से ये भी पता चलता है कि यहाँ पे एक एंचेस्टर सीप के अलावा एक रॉयल सी भी मौजूद है जो कि रॉयल प्रिंसेस के लिए होता है। और अब फिर हमें उसी प्रिंस को दिखाया जाता है जहाँ पर जब लू फेंग उसे नहीं मिलता और इतने सारे सोल स्लेव्स के मरने के बाद उसे लगता है कि क्या लू फेंग मारा गया। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वो अपने फादर से मिलता है जो कि वहाँ के पूरे गार्डियन होते हैं। और वो उनसे पूछते हैं और उस इंट्रूडर के बारे में पूछते हैं कि क्या वो मारा जा चुका है। तो उसके फादर कहते हैं नहीं, वो मारा नहीं जा चुका है। अब ये सुनकर तो वह हैरान हो जाता है प्रिंस की आके 100 मिलियन की आर्मी भी उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और वो यकीन नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा है। और उसके फादर उससे कहते हैं कि उसने खुद को छिपाए हुए हैं। तो ये सुनकर प्रिंस और भी हैरान हो जाता है। उसके फादर कहते हैं जाओ और मेहनत करो, तुम्हें और भी मेहनत करके अपने आप को पावरफुल बनाना होगा, अपने आप को नाइट में इवॉल्व करना होगा। और अब फिर हमें लू फेंग को भी दिखाया जाता है जहाँ पे वो उन बच्चों के शहर में ही होता है। और वो वहाँ के एक बच्चे को बुलाकर एंचेस्टर सी के बारे में पूछता है। और वहाँ का जो बच्चा होता है वो भी हैरान हो जाता है कि ये जो अनडाइन बंदा है वो इतना बड़ा हो चुका है लेकिन क्या उसे एंचेस्टर सी के बारे में नहीं पता है। तो वो उसको बड़ी रुचि से बताने लगता है कि आखिर एंचेस्टर सी क्या है। और वो बताता है कि एंचेस्टर सी वो जगह है जहाँ पे हम लोग बॉर्न होते हैं। और अगर हम लोग इसमें बॉर्न होके इस एरिया में आ जाए और जब तक हम लोग एक अनडाइन बीइंग न बन जाए इस एरिया से हम लोग बाहर नहीं जा सकते। मतलब नॉन रिमोटनेस एरिया के हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं जब तक यहाँ पे अनडाइन बीइंग बनने के बाद ही हम लोग इस एरिया से निकल सकते हैं। और वो ये भी बताता है कि इस जगह पे टोटल 108 रॉयल सीज मौजूद हैं जो कि रॉयल लोगों के लिए होती हैं। और लू फेंग यहाँ पे उनसे सारी इंफॉर्मेशन निकलवाना लेता है जो कि जरूरी होती है। तो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 1000 चैप्टर्स के आगे तक कंप्लीट कर दूं और आप लोग ऐसे सपोर्ट दिखाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि 2-3 दिन बाद ही आएगी। तब तक के लिए बाय।